हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, हमारे चैनल पे चल रहा सक्सेस सीरीज जो कि पूरे फिजिक्स से 16 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन कराए जा रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम 5वां डेरिवेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बता चुका है, तो अगर आप हमारे साथ चलते हो तो 90+ की गारंटी है 12th फिजिक्स में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार आने वाला डेरिवेशन है, तो इसको बिल्कुल डिटेल से और बारीकी के साथ समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि माना कि हम एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित, ठीक है, तो हम ये क्या लेंगे, चादर लेंगे। वो भी चादर कैसा रहेगा, अचालक चादर रहेगा। तो ये हमारा क्या है, अनंत विस्तार की इसको हम खींचेंगे इस तरह से। और ये हमने इस तरह से क्यों कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये जो इसका विस्तार चादर है, इसका विस्तार इनफाइनाइट है, अनंत है। ये हो गया हमारा। हमने बताया कि माना हम एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित, ये क्या है, एक समान धन आवेशित, और ये कैसा है, अचालक है। ये हम इसको एक समान क्या कर दे रहे हैं, एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट है, समतल चादर है। तो ये समतल चादर, तो मान लीजिए इस चादर की एक तल पर, ठीक है, इस चादर की एक तल पर इसका जो पृष्ठ घनत्व है वो मान लेते हैं हम सिग्मा है। इस चादर की एक तल का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। चादर से r मीटर की दूरी पर मान लेते हैं कि यहाँ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर P पर ज्ञात करेंगे, और सममिति के कारण, ठीक है, ये देखिए जिस प्रकार से ये है, ये क्या है, एक अनंत विस्तार का समतल आवेशित अचालक चादर है, ठीक है। तो इसकी एक तरफ ये बिंदु P है, r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। अब सममिति के कारण इसका जो पिछला चादर का हिस्सा है, दूसरे तरफ भी एक बिंदु P डैश होगा। तो हम यहाँ पे एक बिंदु क्या मान लेंगे, P डैश मान लेंगे। तो यहाँ पे इसकी इस पार एक बिंदु P डैश है, ठीक है। अब देखिए, इस P डैश को अब हम इसके दोनों पार, चादर के दोनों पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक गॉसियन, इस पृष्ठ से एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर रहे हैं। ये हो गया, ये गॉसियन बेलन का एक समतल है, ठीक है। इस समतल का जो क्षेत्रफल होगा वो a होता है। अब देखिए, इस पार भी हम मानेंगे, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर रहे हैं। ये हो गया एक गॉसियन बेलन, ठीक है। दोनों पर जिस तरह से इसमें है चित्र में कि ये क्या है, गॉसियन बेलन इस पार भी है और इस चादर के उस पार भी है। तो हमने मान लिया। अब देखिए, ये दोनों चादर के जो तल है, इनका क्षेत्रफल क्या होगा, a होगा, समान होगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, चादर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो आगे की ओर होती है, ठीक है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज को पास लाते तो एक दूसरे से दूर हटते, एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। अगर माइनस रहता तो पास आता, इस तरफ होता। और देखिए, ये एक समतल है, ठीक है, ये एक समतल है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक समतल की क्षेत्रफल की एक दिशा होती है, और क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। यानी अभिलंब का मतलब क्या है, इसके लंबवत। ये हो गया DA, ठीक है, ये DA हो गया। अब ये यहाँ पर बिंदु P डैश पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q है, तो Q के कारण इधर की ओर होगी, ठीक है। और इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वह समतल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। ये DA इधर की तरफ हो गया। और ये दोनों ये जो समतल चादर, ये दोनों सिरा इसका जो है वो इसके समांतर है, ठीक है। तो और ये वैद्युत क्षेत्र E और DA भी एक दूसरे के समांतर है, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। इसके भी बीच जो एंगल बनेगा वो 0 अंश बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि
ये चादर क्या है, अनंत विस्तार की है ना, तो प्रत्येक बिंदु पर, ये इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र ई का परिणाम होगा वो समान होगा। अब देखिए ये जो चादर है वो एक समान रूप से क्या है, धनावेशित है, यानी आवेशित है, ठीक है। आवेशित को क्यू से दिखाते हैं, और ये जो आवेश है वो किस पे वितरित है, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित है, तो एकांक क्षेत्रफल के लिए ए लगा देते हैं, और इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा। तो देखिए सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए, मतलब कि एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ से अगर हम क्यू बराबर अगर कल्पना करें, ठीक है, गणना करें क्यू बराबर, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इसका मुझे आगे काम है, इसलिए हमने यहाँ पे से निकाल लिया। अब देखिए, अब बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की हम कल्पना करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि मान लीजिए इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ1 है, तो हम क्या करेंगे, एक देखिए एक छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं, तो d फाई ई 1 इक्वल, ठीक है, पहले के लिए निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, और ये इसका क्या है, एक छोटा सा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के लिए करें तो ए लगाते हैं यहाँ पे, फिर ई डॉट डी ए, ये हो गया। अब देखिए डी फाई ई इक्वल, इस डॉट को हटाएंगे तो क्या लिखते हैं, इस डॉट को हटाएंगे तो इसके बीच बनने वाले एंगल को दिखाएंगे, ठीक है, इनके बीच बनने वाले कोण को दिखाएंगे, तो ये हो जाता है cos थीटा, और इनके बीच जो कोण बन रहा है समांतर, तो समांतर के लिए कोण कितना बनेगा, 0 अंश है। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे इंटीग्रेशन ए ई डी ए कास 0 अंश, तो यहाँ से हम जानते हैं कि कास 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि बिंदु P से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए कास 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो आपका डी फाई ई 1 पहले के लिए निकाल रहे तो 1 लगा देंगे, इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ए ई डी ए, ये हो गया। अब देखिए हम बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, बिंदु P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो डी फाई 2 हो जाएगा, ठीक है, दूसरे के लिए ज्ञात करें तो डी फाई ई 2 इक्वल इंटीग्रेशन क्षेत्रफल के लिए करें तो ए स्पी डैश से, इसका क्षेत्रफल कितना ए ई डॉट डी ए। अब उन्होंने बताया कि जब डॉट को हटाते हैं तो क्या लगाते थे, इसके बीच बनने वाला कोण, ठीक है। तो इसके बीच ये दोनों समांतर है, वैद्युत क्षेत्र ई और डी ए, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। तो आपका ये हो जाएगा डी फाई ई 2 बराबर इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस 0 अंश, ठीक है। तो कास 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल ए ई डी ए, ये हो गया। अब देखिए हम लिख देंगे बिंदु P व P डैश से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए बिंदु P व P डैश से होकर जो गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स वो होगा कितना, डी फाई ई इक्वल डी फाई ई 1 प्लस डी फाई ई 2।
अब इनकी वैल्यू हम रखेंगे तो हम पाएंगे क्या, डी फाई ई इक्वल, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकाला डी फाई ई वन की इंटीग्रेशन ई डी ए, इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस अब डी फाई टू की जो वैल्यू निकाला इंटीग्रेशन ए ई डी ए, इंटीग्रेशन ए ई डी ए, ये हो गया। अब देखिए हम इससे जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, ये एक छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे थे, लेकिन अब जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। ये छोटे से के लिए डी लगाते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए आपका ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो डी फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन ई का होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे ई, और यहाँ से हो जाएगा डी ए प्लस यहाँ ई का भी होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल के सापेक्ष करना है, तो डी ए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन, जैसे देखिए एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल होता है एक्स, ठीक है, यानी डी हट जाता है, तो यहाँ से भी डी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल फाई ई इक्वल ई है, और इसका भी डी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो केवल हो जाएगा ई ए प्लस, अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो डी हट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा ई ए, तो आपका फाई ई इक्वल आ जाएगा ई ए दोनों को जोड़ेंगे तो 2EA, ये हो गया। अब देखिए हम करें तो इसके बाद इतना हमारा आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख देंगे कि गॉस का नियम लगाने पर, ठीक है, गॉस का नियम लगाने पर, ठीक है, गॉस का नियम हमने क्या पढ़ा था, फाई ई इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/के एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब देखिए इस फाई ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, ठीक है, फाई ई की जगह पे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, तो यहाँ से लिख देंगे कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखने पर, ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2EA, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक चीज़ हम ऊपर किए थे, क्या हमने ये बताया था कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए आया था, तो क्यू बराबर हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ पर यही करेंगे, तो क्यू बराबर क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र ई ज्ञात करना है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ई अपने जगह पे है, और 2A जो है गुणा में इस पर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर सिग्मा इंटू ए अपान 2A, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो ये अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक चादर तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आ जाएगी ई इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक अब जरूर डेरिवेशन का लिखा करिए, ये होता है न्यूटन पर कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।